हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। डेविड नैना के गाल को खींचते हुए बोला, तुम शावर लोगे? हेल्प करूं? नैना डेविड के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोली, नहीं, तुम बस मुझे वॉशरूम तक छोड़ दो, मैं खुद फ्रेश हो जाऊंगी। जिस पर डेविड नैना को ब्लैंकेट सहित अपनी बाहों में उठा लेता है और वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं? नैना वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए बोले, उसमें एक प्लाजो और सिंपल सा टी शर्ट लाकर मुझे दे दो। डेविड अपना सिर हिलाता है और उसके कपड़े लाकर उसे दे देता है। फिर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। नैना अपना सिर हिलाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती। डेविड गहरी सांस लेकर प्रपोज करने के तरीके सोचने लगता है। इधर गोवा खन्ना बंगलों में प्रकृति की नींद खुलते ही एक बार फिर वो अपने आप को उसी हालत में पाती है जिस हालत में उसने पहले खुद को पाया था। प्रकृति खुद को देखते हुए थोड़ी हैरान होकर बोली, यार मैं हर रोज़ थोड़ी ना नींद में अपने कपड़े उतारूंगी। पक्का ये झूठा झूठ बोलता है मुझसे। इतने सोचते हुए प्रकृति उठकर बैठ जाती है और खिड़की से आ रहे हवा के कारण उसे ठंड लगती है तो वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। प्रकृति ब्लैंकेट को खुद से लपेट कर इधर उधर देखते हुए बिस्तर से उतर जाती है। तभी बालकनी का दरवाज़ा शिफ्ट होता है तो ऋतिक ब्लैक पैंट पहने अंदर आता है। ऋतिक को देखकर प्रकृति जल्दी से 2 कदम पीछे होकर बोली, अब तुम मुझे फिर से एक्सक्यूज़ दोगे कि नींद में पिछली रात की तरह मैंने तुम्हारे कपड़े बदले हैं। ऋतिक ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा। यह सुनकर प्रकृति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम भद्दे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े बदलने की? उसे कपड़ा बदलने नहीं कहते, उसे उतारना कहते हैं। ऋतिक ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर प्रकृति पीछे होते हुए दीवार से चिपक कर खड़ी हो जाती है और ऋतिक अपनी कम उसकी तरफ बढ़ाते है उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा होकर कहता है, रात को तुम उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार दिए। यह सुनकर प्रकृति अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम इस तरीके से मैं तो बिना परमिशन के तुम्हें किस भी करता हूँ, उसे तो बहुत इंजॉय करती हूँ। ऋतिक ने प्रकृति को बात को बीच में काट कर फिर से कहा। यह सुनकर प्रकृति ऋतिक को देखते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हसीन पल मुझे वापस करो। ऋतिक एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हसीन पल मतलब जो तुमने मेरे साथ बिताए हैं? प्रकृति ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए, मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? गंदे हो गए थे ना, तो मैंने लॉन्ड्री में दे दी है, ऋतिक ने जवाब दिया। जिस पर प्रकृति उसे देखते अपनी नजरें झुकाकर बोली, तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। प्रकृति ऋतिक को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है तो ऋतिक उसके ब्लैंकेट को खींचकर उसे ब्लैंकेट सहित अपने नज़दीक ला ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर डालते हुए, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है। प्रकृति का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगता है, जिसे देखकर ऋतिक उसे हल्का सा चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे तुम्हें एलर्जी हो गई है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? प्रकृति ऋतिक की बात पर नाराजगी से उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना था। ऋतिक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या कहना था? प्रकृति अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मैं अपने दिल के आगे हार गई, मुझे इस गुंडे से लगाव हो रहा है। ऋतिक प्रकृति की तरफ बिना किसी भाव को देखते हुए दरवाजे की तरफ एक नज़र देखकर उससे दूर हो जाता है तो प्रकृति उसकी तरफ देखने लगती है। ऋतिक प्रकृति को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद धीमे से अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसकी नज़र दूसरी तरफ जा रही सांची पर जाती है। ऋतिक सांची को देखकर अपनी आंखें छोटी कर दरवाज़ा बंद कर पलटकर प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, सांची से दूर रहना और तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रहा हूँ, तुम मुंबई के लिए निकलो। प्रकृति ऋतिक की बात पर हैरान होते हुए बोले, क्या तुम मुझे इसलिए घर से निकाल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे साथ दिवाली मनानी थी ना? दिवाली खत्म, तुम जा रही हो मुंबई। ऋतिक ने प्रकृति की बात को बीच में काट कर कहा। प्रकृति ऋतिक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अपनी ड्रीम को कैच करो, मेरी तरफ मुड़ कर मत देखो, क्योंकि जहाँ तक मैं साथ नहीं दूंगा तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारा साथ देंगे, समझिए? ऋतिक ने सख्त आवाज़ में कहा। ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति ब्लैंकेट छोड़कर ऋतिक के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है तो ऋतिक कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। करीब 5 मिनट के किस के बाद प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। ऋतिक प्रकृति को खुद से दूर करते हुए, हम दोनों लवर नहीं हैं, तुम्हें बस अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए बकवास करना बंद करो।
प्रकृति आंखों में नमी लिए ऋतिक से बोली, तुम हर बार मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? ऋतिक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जो लड़की है ना, उससे प्यार करता हूँ मैं, तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए जाओ यहाँ से। यह सुनकर प्रकृति गुस्से में बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं देखा इससे यहाँ पर। ऋतिक ब्लैंकेट को उठाकर प्रकृति को कवर करते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोला, जाकर कपड़े बदलो और अपना सामान भी पैक करो। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ये कहते हुए ऋतिक प्रकृति को कमरे से बाहर निकाल देता है। प्रकृति की आंखों से आंसू की लकीर खींच जाती है और वो ऋतिक को नम आंखों से देखते हुए कहती है, मुझे इस तरीके से मत निकालो, वरना मैं गंदा गंदा गाली दे दूंगी। ऋतिक दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो प्रकृति के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। प्रकृति दरवाजे को मारते हुए गुस्से से बोली, तुम भाड़ में जाओ, मर जाओ तुम दुनिया के सबसे बड़े मनहूस आदमी हो, जो जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई हैं। पनौती कहीं की, दरवाज़ा खोलो। ये कहते हुए प्रकृति दरवाजे पर लात और घूंसा मारने लगती है, लेकिन ऋतिक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राबिन वहाँ पर आकर बोला, क्या हो गया? इतना गला क्यों फाड़ रही हो और इस हालत में क्यों खड़ी हो? प्रकृति सिर घुमाकर राबिन को घूरते हुए बोली, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, तुम्हारा ये बहुत अक्ल का अंधा है क्या? मुझे भी कभी कभी डाउट होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? राबिन ने अपना ओपिनियन रखते हुए कहा, जिस पर प्रकृति गहरी सांस लेकर बोली, उसके कमरे में जिस लड़की की तस्वीर है उसका क्या लोचा है? कहाँ है वो लड़की? राबिन कुछ पल सोचने के बाद बोला, अच्छा, ये राइट वाले वॉल में जो है उसके बात कर रही हो क्या? वो तो मर चुकी है। प्रकृति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या मर चुकी है? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उससे प्यार करते हैं? राबिन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन सेल्वन को सब कुछ पता है और बॉस ने मुझे मैसेज किया कि तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ, इसलिए जाओ, रेडी हो जाओ। जिस पर प्रकृति मरियल घोड़े की तरह उदास होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। राबिन को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ऋतिक के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो नीचे की तरफ चला जाता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में सुधांशु, विप्लो, अदिति और रिया यूनिवर्सिटी आ चुके थे। तभी नित्या की कार आकर रुकती है। विप्लो बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी बेसब्री को देखते हुए रिया उसके पास आकर बोली, क्या हो गया मेरे वापी को? इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा है जिसके लिए सब्र नाम की चीज़ नहीं है? यह सुनकर विप्लो रिया की तरफ देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, तेरे खड़ूस प्रोफेसर का वेट तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी सेटिंग कर रहा हूँ, मेरा मतलब गर्लफ्रेंड का कर रहा हूँ। जिस पर रिया अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम उस दिन उस बॉबी को कैफ़े उठा लिया था ना? क्या सब कुछ तुम दोनों के बीच में नॉर्मल हो गया? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई? ये सुनकर विप्लो फुल एटीट्यूड में बोला, विप्लो सारंग का चार्म ही ऐसा है, हर कोई गिर जाता है उसमें। रिया विप्लो की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, बकवास कहीं का। विप्लो आगे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तेरा प्रोफेसर आ गया। रिया सामने की तरफ देखती है, जहां पर अनमोल अपनी कार से बाहर आ रहा था। रिया अनमोल को इग्नोर करते हुए बोली, मुझे क्या करना, आने दो। ये सुनकर विप्लो आंखें बड़े करके बोला, क्या तू ब्रेकअप करने के बारे में सोच रही है? मैंने ऐसा कब कहा? रिया ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। अचानक उसके चिल्लाने से विप्लो चमक जाता है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता, अभी मुझे मिनी हार्ट अटैक आते आते बचा, तू चिल्ला क्यों रही है? कभी कभी तेरे गले में स्पीकर लग जाता है। उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर अनमोल उनके पास आते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? रिया अनमोल को इग्नोर कर विप्लो की तरफ देखकर बोली, मैं क्लास जा रही हूँ। इतना कहकर रिया सब लोगों को इग्नोर करते हुए क्लासरूम की तरफ चली जाती है। अनमोल बिना किसी भाव के उसे जाता हुआ देखने के बाद विप्लो की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी बेस्टी मुझसे नाराज़ है? ये सुनकर विप्लो अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो जरूर वो नाराज़ है और उसे रहना भी चाहिए। आप दोनों को रिलेशन के बाद वो पहली बार आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन आप भाग गए। मैं भागा नहीं था, मैं अपने फैमिली के साथ हर बार
सेलिब्रेट करता हूँ। अगर उसे मेरे साथ सेलिब्रेट करना था तो एक बार कहना चाहिए था, मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाता, अनमोल ने जवाब दिया। जिस पर विप्लव अनमोल को आंखें दिखाते हुए बोला, मेरी मोटी क्यों जाएगी आपके घर? आपको रहना चाहिए था यहाँ पर, मैं घर जमाई नहीं हूँ। अनमोल ने अपनी आंखें छोटी करके कहा। ये सुनकर विप्लव अपना दांत दिखाते हुए बोला, वैसे आप जमाई ही नहीं हो, खाली बॉयफ्रेंड हो, खाली बॉयफ्रेंड। जिस पर अनमोल विप्लव को इग्नोर करते हुए बोला, 10 मिनट बाद मैं क्लास लूँगा। अगर तुम 10 मिनट में क्लास के अंदर नहीं दिखे तो मैं तुम्हें मेरे पूरे क्लास को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर अनमोल स्टाफ रूम की तरफ चला जाता। विप्लव से जाता हुआ देख कर मुँह बनाकर बोला, जैसे मैं मरा जा रहा हूँ क्लास अटेंड करने के लिए। ये कहते हुए विप्लव की नज़र बॉबी पर जाती है, जो कि कुणाल के साथ कॉलेज आ रही थी। विप्लव कुणाल को इग्नोर करके बॉबी के पास जा उसके हाथ को पकड़कर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विप्लव के हाथ को देखते हुए कुणाल बॉबी के दूसरे हाथ को पकड़कर बोला, बॉबी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। विप्लव कुणाल के हाथ से बॉबी के हाथ को छुड़ा कर बोला, गर्लफ्रेंड है मेरी, समझा, और तू होने वाला साला, इसलिए साला बनकर रह, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इतना बॉबी विप्लव कुणाल के हाथ को झटक कर बॉबी को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। कुणाल बस अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर उन दोनों को जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर सुधांशु अपने हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़े इधर उधर किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र दो लोगों पर जाती है जिनमें दोनों की उम्र बराबर थी, और उन्हें देखते हुए सुधांशु का चेहरा कठोर हो जाता है। युवराज जो कि ध्रुवी के साथ बातें करते हुए कॉरिडोर से दूसरी तरफ जा रहा था, अचानक ध्रुवी से ही टकरा जाता है, जिसे देखकर ध्रुवी युवराज के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर रखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? युवराज नीचे देखकर बोला, पता नहीं ये केले का छिलका किसने नीचे फेंक दिया है, सॉरी। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोले, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे देखकर भी चलना सीखो। युवराज मुस्कुराते हुए एक पेन अपने पॉकेट से निकाल कर ध्रुवी की तरफ बढ़ाकर बोला, ये तुम्हारे लिए। ध्रुवी पेन को देखकर कंफ्यूजन में युवराज को देखते हुए बोली, और मुझे क्यों दे रहे हो? दिवाली तोहफा मैंने दिवाली में विश भी नहीं किया था ना, इसलिए, युवराज ने बहाना बनाते हुए कहा। पीछे से सुधांशु आकर पेन को युवराज के हाथ से ले उसे फेंकते हुए बोला, कहा था ना तुमसे दूर रहो प्रोफेसर से। युवराज सुधांशु की बात पर उसे घूरते हुए, मुझे प्रोफेसर पसंद है, अब क्या करोगे बताओ। सुधांशु गुस्से में एक मुक्का युवराज के गाल पर जड़ देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।